Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hammad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hammad. आज हम प्रोटीन डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो थोड़ी सी बेसिक्स जो होंगी वो वीक होंगी। कोशिश करिएगा कि फर्स्ट वीडियो पहले देख लें, देन फिर ये स्टार्ट करें। ठीक है, तो प्रोटीन हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटीन के बारे में आपने काफ़ी बारे में सुन रखा है कि एग्स खाने चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, मीट खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है। ये सब तो हमने सुन रखी है, नॉर्मल सी बातें। तो अगर मैं इसकी सोर्सेज की बात करूंगा तो वो आपको पहले से ही पता होंगे कि सर एग्स में प्रोटीन होता है, मीट में होता है, पल्सेस दालें वगैरह जो होती है उसमें प्रोटीन मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी जो रिलाय करती है वो कुछ बायोमोलिक्यूल्स को करती है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, प्रोटीन। अब प्रोटीन को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन जो है बेसिकली वर्ड प्रोटियस ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था, वहां से निकाला गया है। ठीक है, और उसका मतलब वन होता था, सिंपली फर्स्ट होता था उसका मतलब बेसिकली। तो प्रोटीन प्रोटीज एक वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज का जिसका मतलब फर्स्ट था, वहां से निकाला गया है। ये प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस पर रिलाई करते हैं। मतलब प्रोटीन की उन्हें अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अगर एफिशिएंसी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम होती है। इन सब बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, प्रोटीन जो है वो तो एक बायोमोलिक्यूल है, लेकिन ये जिन ब्लॉक से मिलकर बना है, जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, वो क्या कहलाते हैं? मोनोमर कहलाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है, मतलब कि बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना है। और मोनोमर क्या होते हैं? इसके बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि अज्यूम कर लें ये एक दीवार है। दीवार जो है वो प्रोटीन की है। ये बनी किससे? ईंटों से बनी है, ब्लॉक से बनी है। वो जो एक ब्लॉक है वो क्या कहला रहा है? इसका मोनोमर कहला रहा है। इसके मोनोमर का स्पेशल नाम क्या है? इसके मोनोमर का स्पेशल नाम ये है अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलीमर है, जो प्रोटीन है, वो बनता है। अच्छा, इसमें आपको प्रोटीन में एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कुछ रेयरली केस होंगे जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर भी आपको नजर आ सकता है। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इनके स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड किया गया है। इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कुछ 3D टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे 3D टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर टर्शरी स्ट्रक्चर तीन आपस में कनेक्ट हुए होते हैं तो हम उसको क्वार्टरनी स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। तो ये सब तो कुछ लिटिल बिट बातें थी इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, जो हमने सुन ली। उसके बाद अगर हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक, जो एक ब्लॉक अमाइनो एसिड के बारे में हमने सुना था, उसको अच्छे से जान जाए तो हम इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसीलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अमाइनो एसिड एक मोनोमर है। किसका मोनोमर है? प्रोटीन का मोनोमर है, ये बात हमें पता है। नेक्स्ट, ये बाय फंक्शन है। फंक्शनल ग्रुप आपने चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे, और उसी चीज की मैं जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा, उसी का सहारा लूंगा यहाँ पर मैं, कि बाय फंक्शन कौन कौन से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड में। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा COOH, एक अमाइड ग्रुप होगा NH2। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप दो जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट, कार्बोक्सिल की नेचर जो होती है एसिडिक होती है, और NH2 की बेसिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा था कि जिसके पास टेंडेंसी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो बेस कहलाता है। तो आई थिंक ये वाली बात आपको याद होगी, अगर नहीं भी याद थी तो अभी सुन ली, याद आ गई होगी या समझ ली होगी। नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? इसके स्ट्रक्चर में कार्बन कनेक्ट होगा दो फंक्शनल ग्रुप से, ये बात तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट, दो वैलेंसी जो है वो कार्बन कैसे पूरा कर रहा होगा? एक आर, आर का मतलब है कार्बन चेन, और एक हाइड्रोजन से पूरी कर रहा होगा। नेक्स्ट, बफर को मैं अभी अलग से बताऊंगा, बफर होता क्या है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे बफर हम इसे कह रहे हैं। अगर चैप्टर 2 में आपने अच्छे से पढ़ा था तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा था तो फिर कोई बात नहीं, बफर अभी मैं दोबारा से बताऊंगा। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस के बारे में और कंडेंसेशन के बारे में। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकेज। वाटर के जरिए किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकेज कर रहे हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। इसी का अपोजिट मैंने आपको क्या बताया था? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या था? अगर किसी मॉलिक्यूल में वाटर मौजूद है और वाटर वहां से एलिमिनेट किया जा रहा है, वाटर की एलिमिनेशन क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है, और यही प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी। तो कंडेंसेशन क्या है हमारा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, पानी का निकाल देना, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना।
तो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल काम किया। क्या सिंपल काम किया मैंने यहाँ पर? मैंने एक मोनोमर लिखा है, ठीक है, अमाइनो एसिड, दूसरा भी मैंने मोनोमर ही लिखा है, अमाइनो एसिड। इन दोनों में आपको कोई चीज चेंज नजर नहीं आ रही होगी। बस मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैंने अलग मार्कर कलर से लिख दिया, यहाँ पर अलग कलर का मार्कर यूज कर लिया। क्यों यूज करा है? सिंपल सी बात है, देखें यहाँ पर H मौजूद नजर आ रहा है हमें। कितने H है? 2 H है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से मैं एक H ले लेता हूँ, एक H मैंने इनमें से निकाल लिया। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर COOH मौजूद है, तो यहाँ से मैं जो OH है उसको निकालना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से H निकालूंगा और यहाँ से OH निकालूंगा तो OH और H आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो फिर आगे की कंडीशन किस तरीके की हो जाएगी? ये NH2 जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया हमने, ये C जैसे लिखा हुआ था, H जैसे लिखा हुआ था, R जैसे लिखा हुआ था, हमने लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कि मैं OH यहाँ से निकाल चुका। तो आप कहोगे सर OH निकाल लिया तो यहाँ पर CO रह जाएगा, तो यहाँ पर CO जो है वो हमारा रह गया, ठीक है, CO रह गया हमारा यहाँ पर, और OH यहाँ से जा चुका। तो मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा हूँ, खाली जगह छोड़ रहा हूँ। उसके बाद NH2 में से एक H जो है वो हम निकाल चुके। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक N रह गया और उसके साथ एक H रह गया, और देन सो ऑन, बाकी चीजें जो थी वो वैसे ही रही। तो अब एक बात समझ में आ रही है आपको, वो बात ये कि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है और नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी फ्री है। तो ये दोनों क्या चाहेंगे? ये दोनों चाहेंगे कि हम अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट कर लें, और जब ये वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या होगा? आपस में ये लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कहलाता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो मोनोमर, जब दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करा तो वाटर एलिमिनेट हुआ, तो प्रोसेस का नाम कहा हमने? कंडेंसेशन। और जो दोनों मोनोमर को कनेक्ट कर रहा होगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा हमारा? वो बॉन्ड कहलाएगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, बहुत सारे मोनोमर भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कुछ बातें जो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन की बात करें अगर प्रोटीन की, तो 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। जो 10 नॉन एसेंशियल है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो सिंथेसाइज करती है। नेक्स्ट, सोर्सेज के बारे में हम इसके बात कर चुके हैं पहले, भी दोबारा कर लेते हैं। प्रोटीन अगर हमें हासिल करना हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो कैसे कर सकता है? एग से कर सकता है, मीट से कर सकता है, पल्सेस से कर सकता है, और भी कुछ सोर्सेज हैं जैसे चीज हो गया या एक्सवाइजी, और भी बहुत से सोर्सेज हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, देन फिर हमें अच्छे से सारी बातें जो है समझ होकर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, बफर के बारे में पढ़ते हैं और यूजेस के बारे में। बफर क्या होता है? बफर आसान लफ्जों में समझाता हूँ मैं आपको। जो रेजिस्ट करता है, किस चीज को रेजिस्ट करता है? पीएच लेवल होती है हर चीज की, और पीएच लेवल की बेस पे हमें पता चलता है कि वो केमिकल स्पीशी एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो बफर अगर मौजूद होता है, तो बफर, सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे कोई मेरी भलाई के लिए चाहता है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे यहीं खड़े रहने दो, ये मेरी जगह और मैं यहीं रहूंगा, मत हटाओ मुझे और न तुम आओ यहाँ पर, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। कोई आ रहा है और कोई बुरा चाहता है, तो मैं उसको भी रेजिस्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, तुम बुरा चाह रहे हो, अच्छा चाह रहे हो, डजेंट मैटर, जैसा है वैसे ही रहने दो। ये काम कौन करता है? ये काम करता है बफर। बफर कहता है कि जो भी केमिकल स्पीशी है, उसका जो भी मीडियम है, एसिडिक है, बेसिक है, जो भी है, उसको वैसे ही रहने दो, पीएच लेवल को डिस्टर्ब मत करो, जैसा है वैसे ही रहने दो। तो बफर का क्या काम होता है कि अगर कोई एसिडिक स्पीशी आती है तो वो अपना बेसिक नेचर यूज करके उसको न्यूट्रल कर लेता है और पीएच लेवल को मेंटेन कर देता है। अगर एसिडिक चीज आ रही है तो अपना बेसिक नेचर यूज कर रहा है, अगर बेसिक चीज आ रही है, कोई बेसिक केमिकल स्पीशी आ रही है, तो अपनी एसिडिक नेचर को यूज करके वो क्या कर सकता है? उसको न्यूट्रल कर सकता है और पीएच लेवल को मेंटेन कर सकता है। अब हमने कहा था कि अमाइनो एसिड जो है वो एक बफर है। बफर कैसे है वो उसको जरा समझते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया और मैंने एक बात लिख दी कि बफर क्या करता है? रेजिस्ट करता है अगर कोई पीएच लेवल को चेंज करना चाह रहा हो, ये भी कह सकते हैं और ये क्या कह सकते हैं? पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, जैसा है वैसे रहने दो। और हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक नेचर होती है, NH2 की एक नेचर होती है। तो क्या बताई थी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या नेचर थी? कार्बोक्सिलिक की ग्रुप की नेचर आपको बताई थी कि एसिडिक नेचर है, ठीक है, और NH2 की बताई थी कि बेसिक नेचर है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि H प्लस आइन जो है वो एसिडिक नेचर रखता है और OH नेगेटिव आइन जो है वो बेसिक नेचर रखता है। सपोज दैट
हम कह रहे हैं कि एक OH नेगेटिव आयन जो है वो जो है प्रोटीन से रिएक्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करना चाहता है। तो अमाइनो एसिड में जो यहाँ पर ये खुद बेसिक है, ठीक है, और ये रिएक्ट करना चाहता है, तो इसका जो एसिडिक नेचर होगा, जो H+ नेचर होगा, वो क्या करेगा, इस OH से रिएक्ट करके इसको न्यूट्रल कर देगा और पीएच लेवल को डिस्टर्ब होने से बचा लेगा। ऐसा हो सकता। तो बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर बेसिक नेचर कोई चीज़, कोई केमिकल स्पीशी रखती है और वो रिएक्ट करने की कोशिश करती है, तो प्रोटीन एज अ बफर क्या काम करता है, प्रोटीन एज अ बफर अपने H+ आयन को यूज करके उसे न्यूट्रल कर देता है। जब न्यूट्रल कर देगा तो पीएच लेवल को मेंटेन कर देगा। और अगर कोई एसिडिक स्पीशी रिएक्ट करना चाहेगी तो उस एसिडिक स्पीशी से जो बेसिक नेचर होगी प्रोटीन की वो रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके उसे न्यूट्रल कर देगी। तो बात हमें समझ में आ गई कि कोई एसिडिक स्पीशी रिएक्ट करे या बेसिक स्पीशी रिएक्ट करे, प्रोटीन के अंदर पॉसिबिलिटी है उसके अमाइनो एसिड में कि वो एसिडिक को न्यूट्रल कर सकता है और बेसिक को भी न्यूट्रल कर सकता है और पीएच लेवल को मेंटेन कर सकता है। और इसी चीज को हम कहते हैं कि पीएच लेवल जो है वो मेंटेन हो गई है। नेक्स्ट अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यूजेस इसके बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। एंजाइम्स, ह्यूमन बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो उसमें एंजाइम जो होता है उसे हम प्रोटीन कहते हैं, वो क्या काम कर रहा होता है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्लो है तो फास्ट कर दे, फास्ट है तो स्लो कर दे, मेंटेन कर दे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, नेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें या हेयर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर उनके स्ट्रक्चर को बनाने में कौन सा प्रोटीन काम कर रहा होता है, कैरेटीन नाम का एक प्रोटीन है जो काम आता है। यूजेस पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। नेक्स्ट, और बोन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन्स जो होती हैं हमारी, उनके स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा है, कोलेजन नाम का एक प्रोटीन है जो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स जो होते हैं उनमें केमिकल सब्सटेंस है हमारे, ठीक है, उनमें एक प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं हम, इंसुलिन। इस इंसुलिन का नाम उन लोगों ने सुन रखा होगा जिनके घर में शुगर पेशेंट होंगे या आसपास में शुगर पेशेंट का नाम आपने सुन रखा होगा। अब शुगर पेशेंट को शुगर पेशेंट बेसिकली क्यों कह रहे होते हैं और उनमें इंसुलिन जो है वो एक्सटर्नली जो है इंजेक्ट क्यों की जा रही होती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद से इंसुलिन को बना लेती है। इंसुलिन को बना लेती है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, मतलब शुगर ज्यादा ना हो जाए, ग्लूकोज ज्यादा ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन करता है इंसुलिन। जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उनका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, उनकी जो ग्लूकोज लेवल होता है वो अप हो जाता है, मेंटेन नहीं रहता। इसी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली इंजेक्ट कर रहे होते हैं खुद को इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सिस्टम। आपको एक चीज अच्छे से पता होगी कि कोविड आया था, कोरोना वायरस, तो उसमें कह रहे थे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। इम्यून सिस्टम मतलब डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम मतलब कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी भी जो बैक्टीरिया कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आ रहा है हमारी बॉडी में, उस चीज को जो है वो वहीं रोक देती है। वो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है जो खुद ही बिना किसी मेडिसिन लिए, बिना कोई इंजेक्शन लिए उस चीज से लड़ लेता है। ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, इम्यूनिटी को। अच्छा, एक चीज और, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो प्रोटीन यहाँ भी जो है वो हमारा काम आ रहा है, हीमोग्लोबिन नाम का। नेक्स्ट, लेथर। लेथर एक चीज आपको अच्छे से पता है, सर्दियां चल रही हैं तो लेदर की जैकेट लोग इस्तेमाल करते हैं। लेदर की जैकेट किससे बनती है, एनिमल की स्किन से। एनिमल की स्किन से इसलिए बनती है क्योंकि वहां पर प्रोटीन मौजूद होता है, उस प्रोटीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेदर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा एक चीज होती है जेलेटिन। किसी ने शायद नाम सुन रखा हो इसका, जेली वगैरह के आसपास में सुन रखा होगा, बेकरी प्रोडक्ट्स में जेलेटिन बनाने का काम आता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कैसे काम आता है उस बारे में बताऊंगा। जेलेटिन बनता है जो कि एक बेकरी प्रोडक्ट है। उसके अलावा ये बनता कैसे है, जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनको अगर जला दिया जाए, कुक किया जाए, तो फिर क्या होता है, कोलेजन नाम का हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन होता है, उसको अगर कुक किया जाए तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जेलेटिन को बना सकते हैं। और ये जेलेटिन किस में काम आता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में काम आता है। दैट्स इट, ये कुछ यूजेस थे जो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिपिड डिस्कस कर रहे हैं। लिपिड्स को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि आपने फैट्स का नाम सुन रखा है, ऑयल्स का नाम सुन रखा है और देख भी रखा है इनको। अब इसी की केमिस्ट्री जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप कंसिडर कर लें फिर से एक दीवार, और उसमें एक ब्लॉक जो होगा वो मोनोमर होगा। ठीक है, जो दीवार है हम कह रहे हैं कि वो लिपिड्स है, और उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक मौजूद है उसको हम फैटी एसिड कह रहे हैं, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो लिपिड्स के बारे में कुछ बातें, लिपिड्स का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिपिड्स किसे कहते हैं? फैट्स को या फैट्स लाइक सब्सटेंस। कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑयल होती है, जैसे वैक्स होती है, इनको हम लिपिड्स कंसिडर करेंगे। ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है, इस पर भी जो है वो लिपिड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है हमें वो इस कंडीशन में नजर आती है। अगर हमारे बॉडी में लिपिड्स नहीं होंगे तो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल रफ सी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और अजीब सी बिल्कुल हमें नजर आएगी। अच्छा, नेक्स्ट, लिपिड जो है पॉलीमर है। पॉलीमर है, इसका मोनोमर जो है वो फैटी एसिड है। इसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट नजर आ सकते हैं? हमें इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस नजर आ सकता है। इसकी नेचर जो है वो क्या होगी, आप मुझे बताएं। अगर ये इनसॉल्युबल है पानी में, वाटर की नेचर पोलर होती है। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबल नहीं है पानी में, पोलर में नहीं है सॉल्युबल, तो इसकी अपनी नेचर क्या होगी? अच्छा, ये सॉल्युबल हो जाता है ब्लोर्स रिएजेंट, एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लोर्स रिएजेंट है, उसमें सॉल्युबल है। अब ब्लोर्स रिएजेंट क्या है? ब्लोर्स रिएजेंट एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। कौन कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है? डाई इथाइल ईथर अगर वन टाइम यूज किया गया है तो इथाइल अल्कोहल को टू टाइम यूज किया जाएगा और इससे एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको कहते हैं ब्लोर्स रिएजेंट। उसमें जो लिपिड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उसमें जो है लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इन सब में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैटी एसिड को थोड़ा सा डिटेल में, तो स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड एक मोनोमर है। किसका मोनोमर है? लिपिड्स का मोनोमर है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? इसके स्ट्रक्चर में आपको एक लॉन्ग कार्बन चेन नजर आएगी और लास्ट में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आएगा, COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आएगा, लॉन्ग चेन कार्बन होगी, ये फैट्स कहलाते हैं, हमारे फैटी एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये सैचुरेटेड भी होंगे और अनसैचुरेटेड भी होंगे। तो सैचुरेटेड की मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख रखी है, पामेटिक और स्टेरिक एसिड। अनसैचुरेटेड की एग्जांपल लिख रखी है मैंने, लाइनोलेनिक एसिड। और उसके अलावा सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स के बीच में जो दरमियान डिस्टेंस है, अब हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान उसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो घी, बटर, ये सब सैचुरेटेड फैट्स में आ जाता है। जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स में आ जाते हैं। घी, बटर आपने देख रखा है, रूम टेम्परेचर के लिहाज से वो सॉलिड ही होता है। हाँ, टेम्परेचर देते हैं तब घी या बटर जो है वो हमारा लिक्विड कंडीशन में आता है, ये हमें पता है। जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड कंडीशन में ही होते हैं। घी, बटर, इन सबको किससे हम जो है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं, किन से निकाल पाते हैं? तो फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स के जरिए हम घी और बटर जो है वो बना पा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑयल जो होते हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनसे हम जो है ऑयल्स हासिल करते हैं, वो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये सॉलिड है इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। नेक्स्ट, सैचुरेटेड जो है वो सिंगल बॉन्ड को हम कह रहे होते हैं और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कह रहे होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हम आगे वन स्टेप फॉरवर्ड लेकर जाने। नेक्स्ट, अब जो रिएक्शन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना, कोशिश करिएगा जैसे जैसे मैं सिखाऊं वैसे वैसे आप इसको सीख जाएं, लिखें और आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो एक लाइन लिखी हुई होती है कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये सुन के चले, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह रहा आपको, बट लास्ट में दोबारा पूछूंगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा भाई देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसके साथ कार्बन चेन मौजूद है। ये क्या मौजूद है? यहाँ पर फैटी एसिड मौजूद है। आपको कैसे पता चला? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन हो सकती है और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। आर बता रहा है कि कार्बन चेन है, कार्बोक्सिलिक बता रहा है कि ये फैटी एसिड मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को अगर कनेक्ट हुए होते हैं तो वो फैटी एसिड कहलाता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 3 में हमने अल्कोहल पढ़ा था। अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बन चेन अगर OH से रिएक्ट करी हुई होती है, चेन बनाई हुई होती है, कनेक्ट हुई होती है डायरेक्टली, तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सिंपल सा मैं ये काम कर रहा हूँ, RCOOH है, RCOOH, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसका रिएक्ट करवा रहे हैं हम फैटी एसिड का अल्कोहल से। जब हम ROH इससे रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या चीज की फॉर्मेशन होगी, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो इन दोनों का रिएक्ट कराने का, ये कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन वर्ड से आपको याद आ गया होगा कि सर यहाँ पर तो वाटर एलिमिनेट होगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप यहाँ पर कि वाटर जो है यहाँ पर आपको एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों जो है यहाँ पर से एलिमिनेट होंगे। जब ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो देखें क्या होगा, R C जैसे है वैसे ही लिख दिया। ये ऑक्सीजन इस C से कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ होता है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, जस्ट मैंने ओपन करके लिखा है। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन वैसे ही लिख दिया। यहाँ से ये H जा चुका है, ठीक है, यहाँ से जा चुका मतलब ये फ्री हो गई वैलेंसी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर से OH जो है वो जा चुका है, एक R रह गया तो हमने लिख दिया R। अच्छा ये R और ये R सेम है तो मैं इसके ऊपर प्राइम लगा रहा हूँ, इससे पता चल जाएगा कि ये दूसरा वाला R है, बस आसान लफ्जों में। अब यहाँ पर से बात स्टार्ट होती है वो ये कि हमने फैटी एसिड और अल्कोहल का रिएक्ट कराया तो फिर ये जो बन गया है ये क्या कहलाता है हमारा, ये ईस्टर कहलाता है। तो एक बात हमें समझ में आई कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्ट कराने पे H और OH ने रिएक्ट करके वाटर को एलिमिनेट कर लिया और इन दोनों ने रिएक्ट करके ईस्टर बना लिया। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको सिखा दूंगा और आप सीख जाओगे। आपको ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के लिए बस एक बात याद रखनी है, 3 याद रख सकते हो ना, क्या 3 कार्बन, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पर मैंने 3 कार्बन जो है वो लिख दिया आसानी से। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने यहाँ पर पढ़ा था फैटी एसिड और अल्कोहल ने रिएक्ट करा है तो यहाँ पर ईस्टर बना है, यही वाली बात पढ़ी थी हमने। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्ट करेगा तो ईस्टर बन जाएगा, जो फर्स्ट लाइन हमारी थी। यहाँ पर देखें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि H2 और H2 और H2, ये वाली बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान सी बात है ये वाली, इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ कनेक्ट कौन हो रहा है यहाँ पर, इसके साथ अल्कोहल मतलब OH कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि 3 कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं और इनके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर देखें आप, अल्कोहल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, OH OH एंड OH। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। कैसे बनाया मैंने कहा 3 नंबर याद रखे, 3 से आपने याद रखा 3 कार्बन आपने याद रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने 3 कार्बन लगा दिए। नेक्स्ट इनकी वैलेंसी पूरी करी, वैलेंसी इसकी ऐसे पूरी हो गई, ठीक है, 2 3 4 इस तरीके से इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, सबकी पूरी हो गई। और एक साइड पे इनके OH 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 ये जो है कनेक्ट हो गई। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया और आपको याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फैटी एसिड। अब देखिए फैटी एसिड की हमें यहाँ पर कितनी जरूरत है, 3 टाइम हमें फैटी एसिड की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH 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 कितने टाइम में, 3 टाइम, और इस OH को ही तो हमें क्या करवाना है, एलिमिनेट करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फैटी एसिड था हमारा कार्बन चेन हो और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यही था। मैं कह रहा हूँ इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, R वैसे ही रहा, ठीक है, और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ CO और OH, RCOH और यहाँ RCOOH। इस तरीके से हमने लिख दिया कि हमारा फैटी एसिड है। कैसे पता चला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ कार्बन चेन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ कार्बन चेन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ कार्बन चेन है। 3 मैंने क्यों यूज करे, क्योंकि मुझे 3H+ की जरूरत थी। क्यों 3H+ की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ 3 OH मौजूद थे, इनको एलिमिनेट करवाना था। सिंपली अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको एलिमिनेट कराएंगे। कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर अब हम देखते हैं ईस्टर किस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ H2C है, इसके बाद की जो फॉर्मेशन है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। H2C जैसे लिखा हुआ है, हमने H2C को वैसे ही रहने दिया। तक तो बात समझ आ रही होगी, जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ से OH जा चुका, OH चला गया और यहाँ से H चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है और ये भी ऑक्सीजन से जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है हमें। नेक्स्ट उसके अलावा क्या मौजूद है, यहाँ पर कार्बोनाइल मौजूद है और R मौजूद है। यहाँ पर भी कार्बोनाइल मौजूद है और यहाँ R मौजूद है, यहाँ भी कार्बोनाइल मौजूद है और R मौजूद है। अब मैंने आपको ईस्टर के बारे में क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया आपको कार्बन चेन होगी, कार्बोनाइल होगा, देन ऑक्सी होगा, देन फिर कार्बन प्राइम होगा, मतलब कोई भी कार्बन चेन और हो सकती है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, देखें कार्बन नजर आ रहा है, कार्बोनाइल नजर आ रहा है, ऑक्सी नजर आ रहा है और कार्बन प्राइम नजर आ रहा है।
तो ये हमारा ईस्टर इस तरीके से बन गया। अब जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई थी वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है भाई ईस्टर बनेगा किससे बनेगा? ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर बनेगा। कैसे बनेगा वो सब हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये वाली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट इसके सोर्सेज और यूजेस पढ़ ले, दैट्स इट। फिर ये टॉपिक लास्ट दो बातें पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं और यूजेस के बारे में। सोर्सेज के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि सैचुरेटेड होंगे और अनसैचुरेटेड होंगे। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं यहाँ पर? एनिमल्स के थ्रू जो है हम हासिल कर सकते हैं और प्लांट्स के थ्रू। एनिमल्स के थ्रू जो हम फैट्स हासिल कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम सैचुरेटेड फैट्स हैं, और जो प्लांट्स के थ्रू कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट्स में आ जाता है बटर, घी, चीज एटसेट्रा, ये सब सैचुरेटेड फैट में आ जाता है। अनसैचुरेटेड फैट में आ जाता है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ऑयल जो है हमारे वो अनसैचुरेटेड फैट में आ जाते हैं। अब एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यूजेस जो है इसके कुकिंग में इस्तेमाल होगा, सोप बनाने में। मैट्रिक में आप एक प्रैक्टिकल होगा आपका, सपोनिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे, इसमें आप सोप बनाने में देखेंगे कि ये इस्तेमाल हो रहा है। पेंट इंडस्ट्री में, पॉलिश बनाने में, और उसके अलावा कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देता है ये किसको? विटामिन को। कुछ विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो उन विटामिन के लिए क्या करता है ये? उन विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के भी काम आ रहा होता है। अब एक चीज और बताऊंगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से। ये मुश्किल नहीं है करना, आसान है। देखो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? आराम से याद रख सकते हो। एक वर्ड है वाइट, या फिर आसान करते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल का नाम सुन रखा होगा, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होंगे? विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो है A, E, K, D ये सब कौन से सॉल्युबल होते हैं? फैट सॉल्युबल। और इन विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स। आई होप आपको दोनों लेक्चर जो है वो समझ में आए होंगे, दोनों बातें समझ में आई होंगी दोनों टॉपिक्स की। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।